अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही तवाना रखे, तंदुरुस्त रखे, हर परेशानी से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी भी है मुहिउद्दीन नवाब साहब की, ख्वाबगाह के सौदागर। उनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं और ये जुर्म व सज़ा पर है। तो शुरू करते हैं। लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लोगे ना। चलिए शुरू करते हैं। कार झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। इंस्पेक्टर हशमत अगली सीट पर बैठा विंड स्क्रीन के पार देख रहा था। उसके सामने झाड़ियाँ थी, झाड़ियों से परे एक सड़क थी और सड़क के उस पार डॉक्टर वकार अहमद की कोठी की खिड़कियाँ रोशन नज़र आ रही थी। झाड़ियों के पीछे शिकारी छुपते हैं, सुरागरसा छुपते हैं या फिर आशिक हजरात दीदार की हसरत में आहें भरते हैं कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। हशमत के नाम के साथ इंस्पेक्टर का ओहदा मुंसलिक न होता तो वो आशिक ही कहलाता था, क्योंकि वहाँ उसके माशूक ने उसे बुलाया था। माशूक भी ऐसी थी जो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। कद में छोटी और जसामत में मोटी थी। नाक नक्शा अच्छा ही था, मगर सिर्फ सूरत से कुछ नहीं बनता। औरत अपनी अदाओं से हसीन बनती है। उसके हंसने की अदा ऐसी थी कि मुंह फाड़ कर हंसती थी, जैसे सामने वाले को निगलने से पहले कहकहा लगा रही हो। ये इंस्पेक्टर हशमत का हौसला था कि उसके सामने खड़ा रह जाता था। स्टीयरिंग सीट पर बैठे हुए कामरान ने कहा, यार हशमत, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुम संजीदगी से उस चुड़ैल को चाहते हो। लैंग्वेज प्लीज़, तुम उसे चुड़ैल कहकर मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो। लानत है ऐसी मोहब्बत पे। वो 4 बच्चों की माँ है। वो 4 बच्चों की माँ थी, अब तो नहीं है, बच्चे मर चुके हैं। काश वो खुद मर जाती, कामरान ने नागवारी से कहा। इतनी सर्दी में इश्क करने आए हो, मुझे भी परेशान कर रहे हो। कामरान, मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें तकलीफ ना देता, लेकिन कार में बैठकर अपनी महबूबा का इंतजार करना क्या जरूरी है? इस कोठी की एक मामूली सी मुलाजमा है, तुम कार के बगैर भी रोमांस कर सकते हो। देखो कामरान, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि मेरी मोहब्बत की तौहीन न किया करो। वो कोठी की मुलाजमा है, मगर मेरे दिल की मलका है। वो देखो, शायद वो आ रही है। खबरदार उसकी शान में गुस्ताखी न करना। उसे देखने से बेहतर है मैं अपनी आंखें फोड़ लूं। जब वो झाड़ियों के पीछे आई तो कामरान ने अपने कानों में उंगलियां ठूंसकर आंखें बंद कर ली। वो उसे एक बार देख चुका था, दूसरी बार देखने की हवस नहीं थी। महबूबा ने कार के करीब आकर कहा, प्यारे हशमत। हशमत ने कहा, मैं नहीं हंसूंगा। वो हंसती हुई बोली, ये लो, मैं हंसने को मना नहीं कर रही हूँ, तुम तो बड़े मजाकिया हो। हाय, तुम्हारा नाम कितना प्यारा है, हशमत। हशमत ने कहा, काम की बात करो, आज कोठी में कितने लोग आए थे? सुबह को 2 जने आए थे, एक मुस्टंडा अभी आया है। अपनी समझ में नहीं आता कि अपना डॉक्टर क्या बेचता है, बस लाखों रुपए की बात करता रहता है। वो कोठी के मालिक वकार अहमद के बारे में बता रही थी। मुझे बताओ कि डॉक्टर आने वालों से क्या बातें करता है? वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बेजार होकर बोली, अपनी समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब किसी बेडरूम का सौदा करता है। बेडरूम का सौदा? यानी तुम कहना चाहती हो कि वो अपनी ख्वाबगाह को फ़रोख्त कर रहा है? हाँ, मगर ये पता नहीं कि वो ख्वाबगाह उसकी है या किसी और की। उसकी कीमत 22 लाख रुपए है। ये जो मुस्टंडा आया है वो 22 लाख रुपए देने को तैयार है। हशमत अपनी थोड़ी खुजाते हुए डॉक्टर वकार अहमद की कोठी की तरफ देखने लगा, और वो एक बदनाम डॉक्टर था। पुलिस के रिकॉर्ड में स्मगलर की हैसियत थी। कुछ अरसे पहले उसकी अंग्रेज़ बीवी अल्सर के मर्ज में मुब्तला हो गई थी। उसने अपनी बीवी लारा का इलाज खुद किया, फिर नाकाम होकर उसे अमेरिका ले गया। अल्सर काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन जिसकी मौत आती है वो अमेरिका के अस्पतालों में भी जाकर मर जाता है। बेचारी लारा मरकर ही वापस आई। इंटेलिजेंस वाले डॉक्टर पर कड़ी नज़र रखते थे, क्योंकि जब भी वो मुल्क से बाहर जाता था, वापसी पर पहले से ज़्यादा दौलतमंद हो जाता था। पहले उसकी एक मामूली सी डिस्पेंसरी थी। 10 साल पहले वो अमेरिका गया तो वापसी में एक कार लेकर आया। डिस्पेंसरी फरोख्त कर दी और 2 बेडरूम का बंगला खरीद लिया।
4 साल बाद फिर मुल्क से बाहर जाकर वापस आया तो गुलबर्ग में 5 लाख की कोठी खरीद ली। आखिरी बार वो लारा का इलाज कराने अमेरिका गया तो इंस्पेक्टर हशमत ने उसकी अदम मौजूदगी में उसकी मुलाजमा जुलेखा से इश्क शुरू कर दिया। जुलेखा 3 शौहरों से फारिग हो चुकी थी। 40 बरस की उम्र में हशमत को आशिक होते देखकर फिर से जवान हो गई थी। हशमत ने कहा, तुम मेरे काम आओगी तो अपनी तरक्की होते ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा। वो फौरन ही उसके गले का हार बनकर बोली, मैं तुम्हारा काम करूँगी प्यारे। हशमत अपनी गर्दन छुड़ाते हुए बोला, शादी से पहले गले लगना गुनाह है। अब काम की बात सुनो। जब तुम्हारा डॉक्टर साहब वापस आएगा तो तुम ख्याल रखना कि कितने लोग उससे मिलने आते हैं और क्या बातें करते हैं। वो जासूस की बीवी बनने के लिए जासूसा बन गई थी। अब झाड़ियों के पीछे आकर उसे रिपोर्ट सुना रही थी और हशमत की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस ख्वाबगाह का सौदा हो रहा है। क्या स्मगलिंग का माल डॉक्टर ने अपनी ख्वाबगाह में छुपा रखा है? मोहतात रहने वाले मुजरिम से ऐसी हिमाकत की तवक्का नहीं की जा सकती थी। 22 लाख रुपए का माल वो अपने घर में नहीं रख सकता था। जुलेखा ने कहा, प्यारे हसमत, कोठी को क्या देख रहे हो, मेरे को देखो ना। कामरान ने आंखें खोलकर कहा, खुदा के लिए मेरे दोस्त का नाम मत लो, मेरे पेट में दर्द होता है। उसे सिर्फ प्यारे कहकर जवाब दो। हशमत ने कहा, वो देखो कोठी के दरवाजे से कोई बाहर निकल रहा है। जुलेखा, तुम फौरन यहाँ से जाओ वरना डॉक्टर को तुम पर शुबा होगा। जुलेखा को मजबूरन जाना पड़ा। कोठी से निकलने वाला एक कार में बैठकर वहाँ से रवाना हो रहा था। हशमत ने कहा, कामरान, इसका पीछा करना है, आगे जाकर हम उसका रास्ता रोकेंगे। मैं समझ गया, तुम इसीलिए मुझे कार के साथ यहाँ लाए हो। अब तक अपने इश्क की दास्तान सुनाकर मुझे अहमक बना रहे थे। हशमत ने कोई जवाब नहीं दिया। कोठी के अहाते से निकलने वाली कार सड़क पर पहुंचकर दाईं तरफ मुड़ गई थी। कामरान ने अपनी गाड़ी झाड़ियों के पीछे से निकाली, फिर ताक़ुब शुरू हो गया। 2-4 मोड़ के बाद आगे वाले को एहसास हो गया कि उसका ताक़ुब किया जा रहा है। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। कामरान को ड्राइविंग में महारत हासिल थी। वो 5 मिनट में ही उसे ओवरटेक करने लगा। दोनों कारें सड़क पर बराबर दौड़ रही थी। हशमत ने उससे कहा, गाड़ी रोको, मैं इंस्पेक्टर हशमत बोल रहा हूँ। उसकी बात पूरी होते ही गाड़ी को जोर की टक्कर लगी। कामरान को तवक्का नहीं थी कि वो इस तरह गाड़ी से गाड़ी टकराकर आगे निकल जाएगा। उसे संभलने के लिए ब्रेक लगाने पड़े। इतनी देर में वो आगे निकल चुका था। कामरान ने फिर गाड़ी की रफ्तार तेज़ की। जब वो आगे वाली कार के करीब पहुंचने लगे तो हशमत ने रिवॉल्वर निकालकर फायर किया। तीसरे फायर में अगली कार का पिछला पहिया एक जोरदार धमाके से ब्रस्ट हो गया। कार घसीटती हुई सड़क के किनारे एक दरख्त से टकरा गई। कामरान तेज रफ्तारी से ड्राइव कर रहा था, लिहाजा रुकते रुकते वो 100 गज आगे चले गए। कार से उतरकर दोनों दौड़ते हुए वापस आए। टकराने वाली कार का अगला दरवाज़ा खुला हुआ था और कार ड्राइव करने वाला ज़मीन पर औंधे मुँह पड़ा हुआ था। हशमत ने करीब आकर देखा, कार के हादसे में वो बुरी तरह डिशबोर्ड से टकराया था। हशमत ने उसे सीधा किया तो उसके खुले हुए मुंह से लहू उबल रहा था। सर के नीचे एक चाबी थी। चाबी पर नन्ही जंजीर सी बंधी हुई थी और उस जंजीर के सिरे पर एक छोटा सा चर्मी फ्लैग था। उस फ्लैग पर 70 का हिंसा दर्ज था। हशमत ने पूछा, तुम कौन हो? तुमने कार क्यों नहीं रोकी? एक मुजरिम की तरह क्यों फरार हो रहे थे? उसने आंखें फाड़कर हशमत को देखा और आखिरी हिचकी ली। फिर उसका सर एक तरफ ढुलक गया। डॉक्टर वक़ार अहमद अपनी ख्वाबगाह में बैठा अपनी आनजहानी शरीके हयात लारा की तस्वीर को देख रहा था। तस्वीर में लारा मुस्कुरा रही थी, लेकिन डॉक्टर रो रहा था। उसे मरने वाली की बातें और अदाएं याद आ रही थी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगा, जब अपने चाहने वाले जिंदा हों तो उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें नहीं उतारनी चाहिए। मरने के बाद उनकी यही मुस्कुराहट हमें रुलाती है। बड़बड़ाहट के दौरान कॉलबेल की आवाज़ सुनाई दी। वो लारा की तस्वीर को मेंटल पीस पर रखकर कोठी के बैरूनी दरवाजे पर आया और फिर उसे खोलते ही पुलिस वालों को देखकर चौंक पड़ा। हशमत ने कहा, मुझे अफसोस है कि रात 1 बजे जहमत दे रहा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर इजाज़त मिलने से पहले ही वो ड्राइंग रूम में आ गया। उसके साथ 4 मुसल्लह
सिपाही भी थे। उसने कहा, डॉक्टर, अभी रात के 8 बजे एक शख्स आपसे मिलने आया था। उसकी कार का नंबर KC14929 है। मैं कार के नंबर से उसका नाम और पता मालूम कर सकता हूँ। बेहतर है कि आप ही बता दें। डॉक्टर ने कहा, उसका नाम अहमद पाशा है। वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और मेरे पास इलाज के लिए आया था। अच्छा, तो आप इलाज की फ़ीस 22 लाख रुपए लेते हैं? डॉक्टर ने चौंक कर उसे देखा। हशमत ने जेब से एक चमड़े का बटुआ निकाल कर दिखाते हुए कहा, ये अहमद पाशा की कार के डिशबोर्ड वाले खाने में था। इस बटुए में बेशकीमती हीरे हैं। उनकी मालियत 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती, जबकि मेरी इत्तला के मुताबिक आप 22 लाख में सौदा कर रहे थे। आपने बाकी हीरे कहाँ छुपा कर रखे हैं? डॉक्टर गुफ्तगू के आगाज़ में ज़रा परेशान रहा, फिर संभल कर बोला, आप जो कुछ कह रहे हैं वो मेरी समझ से बाहर है। क्या आप मुझे डॉक्टर के बजाय हीरो का सौदागर समझते हैं? हाँ, अहमद पाशा ने यही बयान दिया है। डॉक्टर ने तंजिया अंदाज में पूछा, अच्छा क्या बयान दिया है? ज़रा मुझे भी तो मालूम हो कि मैं क्या हूँ। उसने बताया है कि बाकी हीरे ख्वाबगाह में छुपा कर रखे गए हैं। ये देखिए, मैं तलाशी का वारंट लेकर आया हूँ। बहुत खूब, मैं वारंट पढ़े बगैर इजाज़त देता हूँ कि आप तलाशी शुरू कर दें। आइए मैं आपको बताऊँ, यहाँ एक मेरी ख्वाबगाह है और दूसरी लारा की थी। ऐसा कहते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई। वो आंसू भरे लहजे में बोला, वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। तब से मैंने उसकी ख्वाबगाह को मुकफ़ल कर दिया है। उसे कभी नहीं खोलता, क्योंकि वहाँ की एक एक चीज़ देखकर मुझे उसके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा याद आता है। यकीनन याद आता होगा, हशमत ने कहा। मैं पहले लारा की ख्वाबगाह खोलने के लिए कहूँगा। डॉक्टर ने ज़रा सी पसो पेश के बाद लारा की ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोल दिया। वो चारों सिपाही बेडरूम के एक एक गोशे की तलाशी लेने लगे। उन्होंने कालीन हटाकर देखा, दीवारों को ठोक बजाकर किसी खुफिया खाने का पता लगाना चाहा। जब वो वहाँ की किसी चीज़ को उठाकर बेदर्दी से दूसरी जगह रखते या फेंकते तो डॉक्टर के मुंह से आह निकल जाती। वो तड़प कर बोलता, ज़रा आहिस्ता रखो, ये मेरी लारा की यादगार है, मेरा दिल दुखता है। डॉक्टर की आंखों में सच्चे आंसू थे। उसमें शुबा नहीं कि वो मुजरिम है था और उसमें भी शुबा नहीं कि लारा के लिए उसकी मोहब्बत में सच्चाई थी। वो सचमुच उसकी अब्दी जुदाई का सदमा उठा रहा था। हशमत ने सुबह 4 बजे तक पूरी कोठी की तलाशी ली, मगर एक हीरा तो क्या, कांच का एक टुकड़ा भी हाथ ना आया। हशमत ने थक हार कर जेब से वो चाबी निकाली जो एक नन्ही सी जंजीर के साथ में बंधी हुई थी। जंजीर के आखिरी सिरे से एक चरमी फ्लैग मुंसलिक था और फ्लैग पर 70 का हिंसरा नजर आ रहा था। उसने कहा, डॉक्टर, ये कीचेन किसकी मिल्कियत है? पहले मैंने समझा था कि ये अहमद पाशा की गाड़ी की चाबी है, लेकिन उसकी कार के इग्निशन में पहले से एक चाबी मौजूद थी। क्या ये किसी ब्रीफकेस की चाबी हो सकती है? इंस्पेक्टर, ताज्जुब है कि आप अहमद पाशा का बयान लेने के बाद मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। अगर ये कीचेन अहमद पाशा के पास से बरामद हुई है तो वही आपके सवाल का सही जवाब दे सकता है। हशमत ने कहा, मैंने झूठ कहा था कि अहमद पाशा ने कोई बयान दिया है। वो बयान देने से पहले ही कार के हादसे में हलाक हो गया। इतना सुनते ही डॉक्टर ने पहले चौंक कर उसे देखा, फिर बेइख्तियार कहकहा लगाने लगा। थोड़ी देर के लिए वो लारा का गम भूल गया, दीवानावार हंसता रहा। उसके दिलो दिमाग से बहुत बड़ी परेशानी दूर हो गई, जैसे अहमद पाशा की मौत के साथ जुर्म के सारे सबूत मर गए हों। हशमत ने झल्ला कर पूछा, ये आप किस खुशी में कह कह लगा रहे हैं? वो अचानक ही चुप हो गया। अचानक ही उसके तेवर बदल गए। उसने गुस्से से कहा, आपने मुझे सारी रात जगा कर रखा। किसी सबूत के बगैर आपको क्या हक पहुंचता है कि आप एक मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर को परेशान करें? किस उल्लू के पट्टे ने आपको इत्तला दी थी कि मैं हीरों का सौदागर हूँ, मैं हीरों का सौदा करता हूँ और माल किसी ख्वाबगाह में छुपा कर रखता हूँ? अब तो खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़िए, सुबह हो चुकी है, अब तो मुझे सोने दीजिए। हशमत दिल ही दिल में नादिम था कि जाहिल मुलाजमा की उल्टी सीधी बातें सुनकर वो तलाशी लेने चला आया। उसे ज़रा सब्र व तहम्मुल से चुपचाप तफ्तीश करनी चाहिए थी। वो पछताकर कोठी से बाहर आया, पुलिस की जीप में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। लेकिन कोठी से ज़रा दूर जुलेखा रास्ता रोककर खड़ी हो गई।
जीप को रुकना ही पड़ा। हशमत ने गुस्से से कहा, हट जाओ रास्ते से, तुम्हारी बातों में आकर मैंने बहुत बड़ी हिमाकत की है। वो करीब आकर बोली, गुस्सा क्यों करते हो? मैं एक बात कहना भूल गई थी। खुदा करे तुम सब कुछ भूल जाओ, मुझे भी भूल जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। वो सिपाही से कहना चाहता था कि गाड़ी स्टार्ट करे। उसी वक्त जुलेखा ने कहा, प्यारे हसमत, मैं एक नंबर भूल गई थी, तुम तो नाराज हो गए। हशमत ने चौंक कर पूछा, कौन सा नंबर? 70। वो बोली, उसका नंबर 70 है। अरे किसका नंबर 70 है? वो जीप से किचन निकालकर देखने लगा। वो ख्वाबगाह का, उसका नंबर 70 है। डॉक्टर उस मुस्टंडे से बोल रहा था। मैं दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। मेरे को अब अच्छे से याद आ गया है, वो ख्वाबगाह का नंबर बता रहा था। की चैन के फ्लैग पर 70 का हिस्सा था। हशमत गहरी संजीदगी से सोच रहा था कि घरों में ख्वाबगाहों के नंबर नहीं होते। होटलों और अय्याशी के अड्डों पर जो अलग अलग कमरे होते हैं, उन्हें ख्वाबगाह भी कहा जाता है, क्योंकि अय्याश तबा लोग सिर्फ रातें गुजारने वहाँ जाते हैं। ऐसे मकामात ही से तफ्तीश शुरू करनी चाहिए। पूरे 2 हफ्ते तक ख्वाबगाह नंबर 70 की तलाश में भटकता रहा। उसने तमाम होटल के उन कमरों की तलाशी ली जिनके नंबर 17 थे। वो की क्लब में भी गया जहाँ ऊंचे तबके की औरतें अपने मर्दों के साथ जाती थीं। वहाँ कमरों की चाबियों के जरिए आंख मिचौली होती थी। पहले औरतें ऊपर की मंजिल में एक एक कमरे में छुप जाती थीं, फिर तमाम मर्द काउंटर पर आकर एक एक कमरे की चाबी उठा लेते थे। वो नहीं जानते थे कि उनकी बीवियां किस कमरे में हैं। वो जिस कमरे में पहुंच जाते, उस कमरे की औरत उस रात की ख्वाबगाह में उनके साथ रात गुजार लेती। जिस वक्त काउंटर पर चाबियां तकसीम हो रही थी, उसी वक्त हशमत वहां पहुंच गया। तमाम लोग उसे देखकर परेशान हो गए, क्योंकि वो गैर कानूनी क्लब था। यूं भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी। बड़े बड़े अफसरान और बड़े बड़े दौलतमंद की सरपरस्ती में वहाँ गुनाह के खेल खेले जाते थे। वहाँ हशमत जैसे पुलिस इंस्पेक्टर की कोई हैसियत नहीं थी। जब वो ख्वाबगाह नंबर 70 की चाबी उठाकर ऊपरी मंजिल की तरफ चला, तो दौलतमंद शुरफा रिसीवर उठाकर अपने सरपरस्त अफसरान को शिकायती कॉल करने लगे। हशमत की जेब में जो कीचेन रखी हुई थी, वो की क्लब की चाबी से मुख्तलिफ थी। उसने क्लब की चाबी से ख्वाबगाह नंबर 70 का दरवाज़ा खोला। अंदर एक हसीन और जवान औरत बैठी विस्की के 2 पैग बना रही थी। वो हशमत को देखकर शर्माने लगी। हशमत ने दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा, डॉक्टर वक़ार अहमद से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? वो चौंक कर खड़ी हो गई, फिर परेशान होकर बोली, तुम क्लब के उसूलों के खिलाफ सवाल कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ कोई किसी के नाम और वल्दियत से नहीं पूछता? यहाँ हम सिर्फ पार्टनर्स बदलते हैं। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हारा पार्टनर बनने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। वो सहम कर बैठ गई, फिर हकलाती हुई बोली, मुझे तो बताया गया था कि यहाँ कोई पुलिस वाला का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ हमारी इज्जत पर हुर्फ नहीं आएगा। हाँ, तुम लोगों की बेइज्जती अपने पर्दों में छुप कर होती है कि यहाँ से गुजर कर भी बाहर बाइज्जत ख्वातीन कहलाती हो। मैं तुम पर कीचड़ उछालने नहीं आया हूँ। मेरे सवालों के जवाब दो, मैं चुपचाप वापस चला जाऊँगा। ऐसा कहते हुए वो उस ख्वाबगाह की तलाशी लेने लगा। उस औरत ने कहा, डॉक्टर विकार मेरा सौतेला बाप है। मैं लारा विकार की बेटी मैरलिन हूँ। हशमत ने उसे चौंक कर देखा, फिर सवाल किया, क्या कमरा नंबर 70 में तुम्हारा बाप तुम्हें भेजता है? ऐसी बात न कहो। वो सौतेला ही सही, मगर बेगैरत नहीं है। वो नहीं जानता कि इस क्लब से मेरा ताल्लुक है। यहाँ मैं दूसरी बार अपने शौहर के साथ आई हूँ। हशमत ने बेयकीनी से पूछा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम इत्तेफाकन 70 नंबर के कमरे में आई हो और मैं भी इत्तेफाकन उसी नंबर के कमरे की तलाशी लेने आया हूँ? हाँ, यकीन करो, 1 हफ्ता पहले मैं 18 नंबर के कमरे में गई थी और आज इस कमरे में आई हूँ। फॉर गॉड सेक मेरी इज्जत रख लो। मैं इस शर्त पर खामोशी से चला जाऊंगा कि तुम सच कहोगी। बताओ, क्या डॉक्टर हीरो का स्मगलर नहीं है? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि अपने सौतेले बाप के मुतालिक कुछ नहीं जानती। मेरी माँ ने उस मुसलमान से शादी की, इसलिए मैंने माँ से रिश्ता तोड़ दिया। 4 बरसों से मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। उसकी मौत के बाद आखिरी बार मैंने उसकी सूरत देखी थी। अब तो मुझे डॉक्टर को सौतेला बाप भी नहीं कहना चाहिए। मेरी माँ मर चुकी है, अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसकी बात ख़त्म होते ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैरलिन ने रिसीवर उठाकर सुना, फिर रिसीवर
को हशमत की तरफ बढ़ाया। दूसरी तरफ से उसके एक अफसर का फ़ोन था जो हुक्म दे रहा था कि वो फ़ौरन ही क्लब से बाहर चला जाए और शरीफ लोगों को परेशान न करे। उसने आजिज़ी से कहा, सर, मैं डॉक्टर वक़ार अहमद के केस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। यहाँ भी एक ख्वाबगाह नंबर 70 है। मुझे कामयाबी की तवक्का है क्योंकि इस कमरे में डॉक्टर की सौतेली बेटी मैरलिन मौजूद है। यू फूल, वहाँ कोई भी हो फ़ौरन निकल जाओ वरना तुम्हारी मुलाजमत खतरे में पड़ जाएगी। उसे डांट सुनकर क्लब से बाहर निकलना ही पड़ा। वैसे उसने ख्वाबगाह की तलाशी ले ली थी और इत्मीनान हो गया था कि बाकी हीरे वहाँ छुपाकर नहीं रखे गए हैं। अकल भी यही समझाती थी कि कीमती हीरे ऐसी जगह छुपाकर नहीं रखे जा सकते जहाँ मर्द और औरत पार्टनर्स बदलते हों। दूसरे दिन वो डॉक्टर वक़ार अहमद की कोठी में पहुंचा तो जुलेखा दौड़ती हुई उसके गले से लग गई। प्यारे हसमत, मुझे बचाओ, ये डॉक्टर मुझे मार डालना चाहता है। डॉक्टर उसके पीछे दौड़ता आ रहा था। अपनी मुलाजमा को इंस्पेक्टर के गले लगते देखकर ठिठक गया। हशमत ने गुस्से से पूछा, क्या बात है, आप उसे क्यों मार डालना चाहते हैं? डॉक्टर ने कहा, मैं इसे सज़ा देना चाहता हूँ। ये छुपकर मेरी बातें सुनती रहती है। अभी मैं फ़ोन पर बातें कर रहा था, ये पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी। जुलेखा ने कहा, हाँ, सुन रही थी मैं। तुम वही ख्वाबगाह नंबर 70 की बात कर रहे थे। फ़ोन के अंदर बोल रहे थे कि इंस्पेक्टर को थक कर बैठ जाने दो, फिर ख्वाबगाह का सौदा होगा। तुम झूठी हो, डॉक्टर ने चीख कर कहा। निकल जाओ मेरे घर से। इंस्पेक्टर ने जुलेखा के शाने को थपक कर कहा, तुम अभी यहाँ से जाओ, नौकरी की परवाह न करो। मैं ज़नाना पुलिस के शोबे में तुम्हारे लिए सिफारिश करूँगा। कल मेरे दफ्तर में आ जाना। अभी जाओ। वो चली गई। उसके जाने के बाद हशमत ने पूछा, आपकी सौतेली बेटी का नाम मैरलिन है? मैरलिन? डॉक्टर ने चौंक कर पूछा, क्या आप मैरलिन को जानते हैं? मुझे उसका पता बताइए, मुझे उसका एक कर्ज अदा करना है। कैसा कर्ज? मेरी बीवी लारा ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं उसकी जायदाद मैरलिन के हवाले कर दूं। मैरलिन अपनी मम्मी का आखिरी दीदार करने आई थी पर मुझसे कुछ कहे सुने बगैर चली गई। मैंने उसे तलाश किया तो पता चला कि 2 बरस पहले उसने किसी से शादी कर ली है और पुराना मकान छोड़ दिया है। मुझे उसका पता बताइए, आपका बड़ा एहसान होगा। आप मुझे ख्वाबगाह नंबर 70 का रास्ता बता दें, मैं आपको मैरलिन तक पहुंचा दूंगा। वो दांत पीसते हुए हशमत को घूरने लगा। फिर उसने कहा, आप एक ज़हीन ऑफिसर हैं, आपको एक जाहिल मुलाजमा की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई भी साहिब अक्ल यकीन नहीं करेगा कि ख्वाबगाह के भी नंबर होते हैं। बदमाश नंबरी आदमी हर खुफिया चीज़ के नंबर मुकर्रर कर लेते हैं, चीज़ का नाम नहीं लेते, उसके नंबर से सौदा तय करते हैं। क्या आप मुझे नंबरी बदमाश कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? डॉक्टर ने कहा। अभी तो होश में हूँ। अगर जल्दी ही उस ख्वाबगाह का पता न चला तो मैं पागल बनकर तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूंगा। वो डॉक्टर को धमकी देकर वहाँ से चला गया। एक हफ्ते बाद उससे फ़ोन पर इत्तला मिली कि कामरान बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हो गया है। उसके बेड का नंबर 70 है। वो इयादत के लिए अस्पताल पहुंचा। दोस्त की खैरियत दरियाफ्त की। उसने कहा, डॉक्टर कहते हैं मुझे अल्सर की बीमारी है। अगर बाकायदा इलाज ना हुआ और अगर मर्ज बढ़ता गया तो मेरे पेट का ऑपरेशन किया जाएगा। कामरान की बातें सुनकर हशमत की खोपड़ी रोशन हो गई। सामने बिस्तर के ऊपर 70 का हिंसा था। दूसरे अल्सर की मर्ज में मुब्तला दोस्त था और उस मर्ज का आखिरी इलाज ऑपरेशन था। वो उछलकर खड़ा हो गया। उसने कामरान से माजरत चाही। तेज़ी से चलता हुआ एक डॉक्टर के कमरे में पहुंचकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और पुलिस स्टेशन का नंबर डायल करने लगा। आधे घंटे के बाद वो डॉक्टर वक़ार की कोठी में था। डॉक्टर कहीं बाहर जाने की तैयारी में था। उसने हशमत को देखते ही नागवारी से पूछा, क्या आप फिर मुझे परेशान करने के लिए आए हैं? नहीं, मैं तुम्हारी बीवी लारा से मिलने जा रहा हूँ। सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूँ। डॉक्टर ने एकदम परेशान होकर पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप लारा से मिलने कहाँ जाएंगे? तुम अच्छी तरह जानते हो, लारा जहाँ मौजूद है वहाँ की चाबी मेरे पास है। हशमत ने जेब से किचन निकाली और उसके फ्लैग पर 70 नंबर का हिंसा दर्ज था। उसने उसे दिखाया। डॉक्टर वहां से पलटकर जाने लगा। हशमत ने रिवॉल्वर निकालकर कहा, तुम्हारी कोठी चारों तरफ से घेर ली गई है, बेहतर है शराफत से मेरे साथ चलो। उसने बेबसी से रिवॉल्वर को देखा, फिर उसके साथ चलते हुए बोला, प्लीज़ आप मुझे बता दें कि कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? जहाँ तुमने लारा को और बाकी हीरों को छुपाया है।
बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। वो दोनों एक गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। जब ये काफिला आगे बढ़ा तो डॉक्टर की घबराहट और बदहवासी बढ़ गई। हशमत ने तंजिया अंदाज में पूछा, क्यों डॉक्टर, यही रास्ता ख्वाबगाह नंबर 70 की तरफ जाता है ना? वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में सीट की पुश्त से टेक लगाकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। हशमत ने कहा, अब तुम मेरे सवालात का सीधी तरह जवाब दोगे। बताओ, अमेरिका में लारा का इलाज कैसे हुआ था? वो आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, न्यू जर्सी में हमारी रिहाइश का इंतज़ाम उन लोगों ने ही किया था जिनसे मैं $2 लाख के हीरे लेकर यहाँ वापस आने वाला था। यहाँ उसकी मालियत 22 लाख रुपए है। लारा का मर्ज आखिरी स्टेज पर था। वहाँ के डॉक्टर भी मायूस थे। फिर भी उन्होंने उसके पेट का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के तीसरे दिन लारा ने कहा, अस्पताल में मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे उसी रिहाइशगाह में ले चलो। मैंने डॉक्टरों से छुट्टी की दरख्वास्त की, उनसे ऑपरेशन की रिपोर्ट हासिल की, फिर अपनी रिहाइशगाह में उसे ले आया। उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा था। उसने करीब बुलाकर मुझसे कहा, मैं नहीं जानती थी कि तुमसे शादी करूंगी तो मेरी बेटी मुझसे बदजन हो जाएगी। वकार, मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे दूर होकर बाजारी औरत बन जाए। मैं मरने से पहले उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। बोलो, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? मैं तुमसे किया हुआ वादा निभाऊंगा। तुम क्या चाहती हो? मैं ये तमाम हीरे अपने पेट में छुपा कर ले जाऊंगी। तुम उनकी आमदनी में से 1 लाख रुपए मैरलिन को भी दे देना। मैं किसी तरह भी जिंदा नहीं रह सकती। मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। ये अच्छा मौका है। मेरे पेट के टाँके खोलकर वो कीमती हीरे उसमें छुपा दो। उसके बाद दोबारा टाँके लगा देना। तुम डॉक्टर हो, ऐसा आसानी से कर सकते हो। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फोर्स वाले शुबा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े अस्पताल और मुस्तनद डॉक्टर के ऑपरेशन की रिपोर्ट तुम्हारे पास मौजूद है। मैंने उसकी पेशकश को ठुकरा दिया। वो मुझे जान से ज़्यादा अजीज थी। मैं स्मगलिंग की खातिर उसकी ज़िंदगी से नहीं खेल सकता था, लेकिन वो आखिरी वक्त अपनी रूठी हुई बेटी के लिए कुछ कर गुजरना चाहती थी। दूसरी सुबह मेरी आँख खुली तो वो मुर्दा पड़ी हुई थी। रात को किसी वक्त उसने चाकू लेकर अपने पेट के टाँके खोल दिए थे। उसकी बातों के दौरान गाड़ियां कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंच गई। वो गाड़ियों से उतरकर अहाते में दाखिल हुए। अब छुपाने के लिए कुछ नहीं रह गया था। डॉक्टर उन्हें कब्रिस्तान के बाएं गोशे में ले गया। फिर वो कब्रों को गिनता हुआ आगे बढ़ने लगा। 70वीं कब्र पर पहुंचकर वो रुक गया। उसे खोदकर ताबूत निकाला गया तो उसकी लकड़ियां बेरंग हो रही थी। हशमत ने जेब से की और चैन निकालकर एक सिपाही को दी। चैन के चरमी फ्लैग पर 70 का हिस्सा था। लारा 70 नंबर की अब्दी ख्वाबगाह में अब्दी नींद सो रही थी। ताबूत का ढक्कन चाबी से खुल गया और उसके खुलने के बाद कोई भी उसे ना पहचान सका, क्योंकि वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। सीने से कमर तक की हड्डियों के दरमियान हीरों के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए जगमगा रहे थे। डॉक्टर दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगा। उसकी महबूब बीवी ने एक माँ के नाते बेटी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, लेकिन जो कुछ भी किया था जुर्म के साये में किया था। इसीलिए बेटी को माँ की कुर्बानी से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता था। बस इतनी थी ये कहानी। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो बिल्कुल आप लोग सुनिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अपना खूब सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए, और फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।